हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब। पिछली बार हमने बात की थी इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ जो प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, सब में हुई है और धीरे धीरे वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम अ सिंपल फॉर्म टू मोर एडवांस फॉर्म। और तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एविडेंस लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं पूरे सबूत के साथ आपके सामने हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहला जो सबूत है वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें आता है फॉसिल, जिसकी हमने पिछली बार भी बात की थी। अभी फॉसिल्स क्या होते हैं? ये हार्ड पार्ट्स होते हैं लाइफ फॉर्म्स के। ये प्लांट या एनिमल के हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के हो सकते हैं, जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। और इनका प्रिजर्वेशन जो होता है वो फॉसिलाइजेशन कहलाता है। डेथ होती है, उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर और भी बहुत सारे सेडिमेंट्स आते जाते हैं और धीरे धीरे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दबता जाता है। तो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी फॉसिल की अगर आपको पता करनी हो एज, तो हम इन सारे जो सेडिमेंट्स उसके ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट हुए, इनके थ्रू उनकी एज पता कर सकते हैं। वैसे एक मेथड है रेडियोमेट्रिक डिके मेथड। इसके अलावा आपने कार्बन 14 डेटिंग भी सुना होगा, वो भी इसके अंदर ही आता है। और ये डिके प्रोसेस, जो रेडियोएक्टिव डिके होता है पोटेशियम और कार्बन का, उसके ऊपर बेस्ड होता है। यानी आप उससे एज पता कर सकते हैं किसी भी फॉसिल की। ये देखिए, ये एक फॉसिल है इस तरह का। मे भी हो सकता है ये किसी डायनासोर का फॉसिल हो या आर्कियोपेटेरिक्स भी हो सकता है। वैसे फॉसिल से एक फायदा ये भी होता है कि हमें कनेक्टिंग लिंक्स पता चलते हैं, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का लिंक था ये आर्कियोपेटेरिक्स। इसके अलावा और भी कॉमन लिंक्स पता चले थे हमें इससे। ये देखिए, फॉसिल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि कहीं दबे रह गए हैं और ये इस तरह के बन गए। सो नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट रिलेटेड टू एम्ब्रियो, जिसकी हमने पिछली बार भी बात की थी। और ये अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था कि अगर हम एम्ब्रियो लें फिश के, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिक, रैबिट मैन, इन सब के, तो इसके अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं एट ए पर्टिकुलर स्टेज, इन सब में गिल स्लिट्स पाई जाती हैं जो कि आगे चल के गायब हो जाती हैं। इन स्टेजेस में भी आप देख सकते हैं कि गिल स्लिट्स शुरू में तो हैं बट बाद में नहीं है। तो माइट बी पॉसिबल कि हमारा एंसेस्टर सेम रहा हो। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ चीजों पे, जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स। होमो यानी सेम, तो होमो जिनके एनाटॉमिकली तो सेम हो स्ट्रक्चर पर फंक्शन डिफरेंट हो जाए। जैसे यहाँ पे ह्यूमन, कैट, व्हेल और बैट आप देख सकते हैं, इसका एनाटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंस है, क्योंकि ये माना जाता है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। डाइवर्ज होना यानी अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाना। तो एंसेस्टर हो सकता है सेम हो और धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते चले गए हों। सो होमोलोगस ऑर्गन्स के कई एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन, या थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। मतलब जरूरी नहीं कि एनिमल्स में भी हो, ये प्लांट्स में भी होता है। फिर अगर हम बात करें अबाउट कन्वर्जन, जो कि एनालोगस ऑर्गन में आता है, जो जस्ट इसके अपोजिट है, उसके अंदर क्या होता है कि एनाटॉमी तो डिफरेंट होती है बट दे आर डूइंग द सेम फंक्शन। जैसे यहाँ पे विंग्स ऑफ बर्ड है, विंग ऑफ बैट है, बटरफ्लाई है, ये बाहर से अलग अलग दिखते हैं लेकिन काम इनका एक ही है। और ये रिजल्ट हुआ बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे मान लीजिए बहुत सारी सड़कें हैं और वो आके एक चौराहे पे मिलती हैं, वो इसी तरीके का होता है। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स, या फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। इसके अलावा स्वीट पोटैटो और पोटैटो, वो भी एक एग्जाम्पल है एनालॉजी का। अब अगर हम आगे चलें तो बात करेंगे अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन की। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बन जाता है, या कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है, डिफरेंट स्पीशीज बन जाती हैं एक ही। जैसे यहाँ पे एक बर्ड थी और उसकी भी डिफरेंट स्पीशीज बन गई। जो नॉर्मल बर्ड थी वो थी सीड ईटिंग फीचर, उसमें सीड ईटिंग फीचर था, लेकिन अब उसकी बीक अलग अलग तरीके की हो गई थी, तो इंसेक्टिवोरस, वेजिटेरियन, इस तरह से फिंचेस बन गए थे ये। सो दिस इज एडेप्टिव रेडिएशन, और ये चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से हुआ था। एक और एग्जांपल है इसके अंदर, वो है ऑस्ट्रेलियन मार्supials का। इसमें भी अगर आप देखें तो मार्supials तो जो एक मेन था उससे डिफरेंट डिफरेंट ये बन गए अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट।
और वो भी ग्रेजुअली होता गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर बताएगी कि किसको आगे बढ़ना है और किसको आगे नहीं बढ़ना है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हम ग्रो करते हैं कॉलोनी को, और मान लीजिए कोई मान लीजिए इसमें टेट्रासाइक्लिन हमने यूज किया है कॉलोनी के अंदर, जो उसमें जेल के अंदर उसको ग्रो करने के लिए, और अगर जो वैरायटी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है वो तो ग्रो कर जाएगी, और जो सेंसिटिव है वो ग्रो नहीं करेगी, और फिर जो रेजिस्टेंस वाली है वही आगे बढ़ती जाएगी। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन की नेचर ने अपने आप सेलेक्ट किया है कि किसको लेना है और किसको नहीं। इसमें एक चीज आती है वो है एडेप्टिव एबिलिटी। एडेप्टिव एबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ यू आर एबल टू अडेप्ट विद द एनवायरनमेंट। कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा एडजस्ट कर लेता है वो सबसे ज्यादा खुश रहता है, ये उसी तरीके का है। अब लेमार्क की थ्योरी आती है। लेमार्क का थ्योरी जो थी वो डार्विन की थ्योरी से बहुत पहले आई थी। ये बहुत ही फेमस थ्योरी है जिराफ के ऊपर, जो शायद आपने अपने बचपन में भी, पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी। इनका मानना था कि पहले तो जो भी जिराफ हुआ करते थे उनकी जो नेक थी वो छोटी हुआ करती थी, और जहाँ पे वो रहते थे एक दिन वहां पे सूखा पड़ा, तो जो लीव्स नीचे उनको मिल जाया करती थी आसानी से वो सब सूख गई। अब लीव्स केवल ऊपर ही रह गई थी पेड़ों पर। तो फिर जिन जिराफ ने स्ट्रेच कर ली अपनी नेक, अगर मैं ये बोलूं कि जिन जिराफ ने स्ट्रेच कर ली नेक, या जिनकी नेक लंबी हो गई या लंबी थी वो बच गए, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन लेमार्क ने ये चीज नहीं की। लेमार्क ने बोला, उन्होंने खींची, स्ट्रेच करी अपनी नेक, और इस तरह से स्ट्रेच करते 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 वो लॉन्ग नेक वाले जिराफ बन गए। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं अलग अलग। इसके बाद एक चीज आती है और वो है जीन्स या जेनेटिक्स। ये भी उसी टाइम पे आई थी। मेंडल ने फैक्टर्स की बात करी थी और ह्यूगो डे वेरिस ने म्यूटेशंस की बात करी थी। इन सब का अगर हम देखें तो एक कॉमन सार यही था कि सब अपने अपने थ्योरीज दे रहे थे, और उनका मानना था कि अगर ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ है या वो म्यूटेंट है और वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल पा रहा है, तब वो जीत जाएगा नेचुरल सिलेक्शन में। और सीधी सी बात है कि फिर वो आगे आगे ग्रो करेगा, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा, और इस तरह से स्पीसीएशन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है, इवोल्यूशन और म्यूटेशन में डिफरेंसेस क्या थे। जो डार्विन की थ्योरी थी वो कहती थी कि म्यूटेशन जो होते हैं ये छोटे होते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन म्यूटेशन की जो थ्योरी दी गई थी उसमें ये था कि ये रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं, कभी भी हो सकते हैं ये। डार्विन मानते थे ये ग्रेजुअल होते हैं, लेकिन डी वेरिस जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि ये स्पीसिएशन की वजह से होते हैं, और वो इस चीज को सॉल्टेशन भी कहते थे, यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो देखा आपने, सबने अपने अपनी थ्योरीज दी, लेकिन कंक्लूजन यही है कि म्यूटेशन अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है तो वो स्पीशी आगे फ्लरिश कर पाएगी, और इसी तरह म्यूटेशन होते 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 स्पीसिएशन आता है, अलग अलग स्पीशीज फॉर्म हो जाती हैं। तो ये था इवोल्यूशन। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा। मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।